हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को जर्नल एंट्री करवाने वाला हूँ। इसकी 3 वीडियो पहले बन चुकी है, ये 4th वीडियो है। तो आप लोग क्या करना, पहले प्लेलिस्ट में जाकर 3 वीडियो देख लेना और फिर वो 3 वीडियो देखने के बाद ये 4th वीडियो देखना, तब जाकर ये अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, आज की हम एंट्री यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात फिर से ध्यान रखो, पहले इसके बाकी पार्ट्स प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना तो अच्छा समझ में आएगा। तो आज की जो एंट्री है पहली, वो है गुड्स डैमेज्ड बाय फायर ₹1000। 1000 रुपये का जो गुड्स था वो डैमेज हो गया एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹800। और इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, वो 800 रुपये का क्लेम एक्सेप्ट कर रही है। तो बच्चों, जब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसकी नरेशन होगी बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ फायर से? 1000 रुपये का। तो बच्चों, लॉस बाय फायर अकाउंट को इसलिए हम डेबिट करते हैं क्योंकि लॉस जो है हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट होता है। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास जो अकाउंट्स है वो है LIC और AE। एसेट्स एक्सपेंस, ये डेबिट से, एसेट्स और एक्सपेंस क्या होंगे, ये डेबिट से तो प्लस होंगे और क्रेडिट से ये माइनस होंगे। लायबिलिटी इनकम कैपिटल, ये क्रेडिट से प्लस होते हैं और डेबिट से माइनस। ठीक है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है? लॉस बाय फायर अकाउंट हमारा जो है वो एक्सपेंस अकाउंट होता है, क्योंकि लॉस सारे एक्सपेंस होते हैं। ठीक है। तो ये बढ़ेगा जैसे कहाँ से बढ़ेगा, ये डेबिट साइड से बढ़ेगा। तो लॉस बाय फायर हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट है और हमें जब लॉस होगा तो हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा। परचेज हमारा कौन सा अकाउंट है? एसेट्स अकाउंट होता है। और एसेट्स हमारे यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। तो एसेट्स कहाँ से घटेगा? क्रेडिट से। तो परचेज हमारा एक एसेट्स अकाउंट है और हमारा एसेट्स घटेगा। बच्चों, मुझे लगता है फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई होगी। ये जो एंट्री फर्स्ट मैं करवा रहा हूँ ये उसका पहला पार्ट है, ए। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये हमारा लॉस है, लॉस एक्सपेंस होता है, लॉस होगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा। और परचेज हमारा एक एसेट्स है, तो जब स्टॉक में आग लग जाएगी, स्टॉक जल जाएगा, तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। तो स्टॉक कम होगा इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब इसके बाद बच्चों, लॉस बाय फायर डेबिट क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा है और परचेज क्रेडिट क्योंकि हमारा स्टॉक कम हो गया। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। वो ये कि लॉस बाय फायर जो है ये हमारा लॉस तो है, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन ये हमारा लॉस तभी रहेगा, ये हमारा लॉस है, ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। लेकिन एक बात हम और अच्छे से समझते हैं कि अगर हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो अगर हमने इंश्योरेंस करवाया तो ये लॉस हमारा लॉस नहीं होता, क्योंकि हम अपने इस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर थोप देते हैं। तो अगर हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो हम इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम करेंगे। तो उसकी एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग लॉस बाय फायर या यूँ लिख लो, बीइंग क्लेम लॉज विद इंश्योरेंस कंपनी। बच्चों, हुआ क्या कि अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अपने उस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर थोप देंगे। तो यानी कि सिंपल वर्ड में हम क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से कि हमें पैसे दो जो हमें लॉस हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी हमारा बनेगा एसेट्स।
एसेट्स कहाँ से बढ़ेगा, डेबिट से बढ़ता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम करेंगे डेबिट। अब डेबिट क्यों, देखो बच्चों अकाउंट्स में मैंने एक बात पढ़ाई कि जो भी हमें पैसा देने वाला है हम उसको सिंपल वर्ड में डेटर्स बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें पैसा देने वाला हमारा डेटर होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर हमारा डेटर बन जाएगी। कैसे डेटर बनेगी सुन लो, अगर हमें लॉस हो गया, हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें जो भी लॉस हो वो हमें देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन जाएगी। डेटर क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे देने वाली है, ठीक है। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी हमारी एसेट्स है, डेटर है, हमें वो पैसे देगी। और लॉस बाय फायर अकाउंट हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट था, लेकिन हमारा ये एक्सपेंस कम हो गया। क्यों कम हो गया बच्चों, क्योंकि ये लॉस इंश्योरेंस कंपनी ने अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। तो देखो लॉस बाय फायर यहाँ पर डेबिट हुआ था और लॉस बाय फायर यहाँ पर क्रेडिट हो गया। देखा जाए तो लॉस बाय फायर डेबिट और लॉस बाय फायर क्रेडिट ये कट गए, यानी कि जो लॉस हमारा डेबिट हुआ था वो लॉस क्रेडिट हो गया, यानी कि लॉस बाय फायर हमारा अब लॉस रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा, क्योंकि इस लॉस को हमने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया और इंश्योरेंस कंपनी ने इस लॉस को खुद ले लिया। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बनेगी और लॉस बाय फायर जो हमने डेबिट किया था अभी हमारा लॉस नहीं है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। और इसके बाद बच्चों जो तीसरी एंट्री बनेगी इसी की, वो ये बनेगी कि इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे देगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा हम क्लेम पूरा 1000 रुपये का कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्वेश्चन में लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया वो 800 का किया, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 800 रुपये दे रही है, तो बैंक में हमारे पैसे आएंगे, एसेट्स बढ़ेगी हमारी 800 रुपये की। लेकिन हमें मिलने तो चाहिए थे इंश्योरेंस कंपनी से 1000 रुपये, तो बाकी का जो पैसा नहीं मिला वो हमें नुकसान है, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये एक नुकसान है, एक्सपेंस है। कितने का नुकसान है, 200 रुपये का। बच्चों फिर से सुन लो, लॉस और एक्सपेंस एक ही बात है। तो बैंक में हमें इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपये दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 800, तो 800 रुपये की हमारी एसेट्स बढ़ेगी और हम बैंक को डेबिट करेंगे। 200 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने हमें नहीं दिए, ये हमारा लॉस हो गया। इस लॉस को हम भेजेंगे कौन से खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको भेज देंगे। तो ये एक लॉस कहाँ से बढ़ता है, लॉस एक एक्सपेंस अकाउंट होता है, बढ़ता डेबिट से है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक लॉस अकाउंट ही होता है, इसके अंदर लॉस दिखाया जाता है और प्रॉफिट भी दिखाए जाते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर लॉस को डेबिट में किया जाता है। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो तो समझो कि लॉस हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया गया, मतलब कि यहाँ पर 200 रुपये का लॉस हुआ है टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को बच्चों 1000 से क्रेडिट किया गया। क्यों, इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर थी 1000 की, अब उसका अकाउंट पूरा सेटलमेंट हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम क्रेडिट कर देंगे। सेटल कैसे हो गया सुन लो, इंश्योरेंस कंपनी से लेने थे 1000, इंश्योरेंस कंपनी ने, तो हमने उसको डेबिट किया था। अब हमें ये 1000 नहीं मिलेंगे क्योंकि हमें 800 रुपये मिल चुके हैं, तो हमारा बैंक बढ़ेगा। हमें 200 रुपये अब नहीं मिलने वाले, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, वो लॉस हो गया, लॉस है इसलिए डेबिट हो गया। और इंश्योरेंस कंपनी अब हमें पैसे आगे फ्यूचर में नहीं देने वाली क्योंकि हमारा अकाउंट यहीं पे उसने सेटलमेंट कर दिया, ठीक है। तो नरेश में लिखेंगे बीइंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹800, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि पहले इंश्योरेंस कंपनी डेबिट थी, अब इसको हमने कर दिया क्रेडिट, ठीक है। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लो, मैं मिटा के बाकी 3 एंट्री करवा रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ तो बच्चों अब हम सेकेंड एंट्री पास करते हैं, कौन सी, प्रीपेड रेंट की। तो प्रीपेड रेंट की एंट्री क्या होती है, तो प्रीपेड रेंट की एंट्री होती है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इसकी नरेशन होगी बीइंग
रेंट पेड इन एडवांस, कितने रुपए का रेंट पे किया, 300 रुपये का। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, इस बात को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ऐसा क्यों? प्रीपेड रेंट बच्चों देखो, प्रीपेड का मतलब होता है कि जो भी खर्च हम एडवांस में पे करते हैं, तो जब हम किसी भी खर्च को एडवांस में पे कर देते हैं तो हमारी एसेट्स बन जाती है। तो प्रीपेड रेंट हमारी एक एसेट्स है, इसलिए हमें ये हमारी एसेट्स बढ़ेगी। और एसेट्स कहाँ से बढ़ता है? डेबिट से, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। अब बात यह है कि रेंट अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? तो बच्चों रेंट हमारा एक एक्सपेंस है और प्रीपेड रेंट जो होता है वो हमारा करंट ईयर का खर्चा नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ता है? रेंट में से प्रीपेड रेंट को माइनस करना पड़ता है, जिससे हमारे एक्सपेंस कम हो जाते हैं। ठीक है, चलो इस बात को ऐसे समझते हैं। अगर मान लो बच्चों रेंट मैंने टोटल पे किया 5,000 रुपये का, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ रेंट एक एक्सपेंस है, तो मैंने रेंट को डेबिट किया होगा कितने से? मैंने रेंट को डेबिट किया होगा 5,000 से। लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें से जो 300 का रेंट है ये तो प्रीपेड है। तो प्रीपेड है तो हमने 5,000 से उसको डेबिट कर दिया। अब हमें इस रेंट को 300 रुपये कम करना है, तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट होता है, इसलिए हमें रेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 300 रुपये से। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? जब हमने रेंट को पे किया होगा उस वक्त हमने रेंट को डेबिट कर दिया होगा, टोटल रेंट को डेबिट कर दिया होगा। जैसे अगर हम रेंट 5,000 रुपये का पे करते हैं तो हमने 5,000 का रेंट डेबिट कर दिया होगा। लेकिन जब हमें पता चलता है कि इसमें से 300 रुपये का रेंट तो नेक्स्ट ईयर के लिए है, इस साल का है ही नहीं, तो हमें टोटल रेंट में से उसको घटाना पड़ता है। तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं? हमने रेंट को डेबिट किया हुआ था, तो जितना नेक्स्ट ईयर का है उसको घटाने के लिए उतने रुपए को हम क्रेडिट करेंगे। तो रेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। समझ आ गया बच्चों? यानी कि इस साल का हमारा रेंट कितना है? 4700 रुपये। ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, फिर से समझो। अगर हमने इस साल रेंट पे किया 5,000 रुपये, ठीक है, तो हमने टोटल रेंट को डेबिट किया होगा 5,000 रुपये से, क्योंकि एक्सपेंस है। लेकिन इसमें से 300 रुपये प्रीपेड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रीपेड 300 रुपये घटाने पड़ेंगे। तो अकाउंट्स में घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये डेबिट है तो 300 घटाने के लिए उसको उल्टा क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए रेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, जब हम रेंट को प्रीपेड करते हैं तो ये एक एसेट्स बन गई है, इसलिए डेबिट हुआ है। और रेंट अकाउंट को क्रेडिट यहाँ पर इसलिए किया गया बच्चों, उसका एक कारण है, क्योंकि ये रेंट एडवांस में पे कर दिया गया है। ठीक है, अब ये हमारा इस साल का खर्चा नहीं है, तो इसको रेंट में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस करने के लिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड एंट्री बच्चों वो ये है सैलरी आउटस्टैंडिंग 200। सैलरी जो है वो 200 रुपये की आउटस्टैंडिंग है, तो इसकी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। कितने रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है? 200 रुपये की। इसको भी समझ लो बच्चों, सैलरी देखो सैलरी हम पे करें या पे ना करें वो एक्सपेंस होता है, इसलिए सैलरी अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। अब बात करते हैं, अगर हमने पे कर दिया तो कैश कम हो जाएगा, और अगर हम पेमेंट नहीं करते तो लायबिलिटी बन जाती है। यानी कि कोई भी खर्चा अगर हम पे कर दे तो वो एक्सपेंस है, लेकिन पे ना करें तो वो एक्सपेंस के साथ साथ लायबिलिटी भी बन जाती है। तो यहाँ पर हमने जो सैलरी पे नहीं किया, यहाँ पे लिखा सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि हमने सैलरी की पेमेंट नहीं की। जब हमने सैलरी की पेमेंट नहीं की तो सैलरी क्या है? एक लायबिलिटी बन गया, तो यहाँ पर लायबिलिटी भी बढ़ी है। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट से बढ़ता है, और हमने पेमेंट नहीं की तो ये लायबिलिटी बन गया। और लायबिलिटी कहाँ से बढ़ता है बच्चों? क्रेडिट से बढ़ता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी अकाउंट है। ठीक है, लायबिलिटी कहाँ से बढ़ता है? यहाँ देख लो, लायबिलिटी बढ़ता है क्रेडिट साइड से। कोई भी खर्च खुद ही सोच के देखो, तुम्हें कोई भी खर्च पे करना है, तुमने उसको पेमेंट नहीं किया,
तो बच्चों को क्या बन गया, वो लायबिलिटी बन गई। अब वो तुम्हारे पर कर्ज बन गया, तो कर्ज कहाँ से बढ़ेगा, क्रेडिट से बढ़ेगा। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मतलब कोई भी इंटरेस्ट हमें मिलने वाला लेकिन नहीं मिला, तो हमारी एसेट्स बन जाती है, इसको हम एक्रूड इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब समझते थोड़ा सा। यहाँ पर बच्चों क्या रखा है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब कि 400 रुपये का इंटरेस्ट मिलने वाला लेकिन मिला नहीं है। तो ये एक्रूड इनकम है बच्चों। एक्रूड इनकम हमारी एक एसेट्स होती है, एसेट्स डेबिट से बढ़ता है, इसलिए ये 400 रुपये से डेबिट होगा। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे कोई भी इनकम हो सकती है। यहाँ पे एक्रूड का मतलब होता है बच्चों जो मिलने वाली लेकिन मिली नहीं है। ठीक है, तो वो हमारी एक एसेट्स होती है। ठीक है, तो जिसका भी हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला, तो हर एक चीज़ एसेट्स होती है। एक्रूड इनकम होता है ऐसी इनकम जो मिलने वाली थी लेकिन मिली नहीं है, लेकिन इसका फ्यूचर में बेनिफिट हमें मिलेगा, इसलिए हमारी एक एसेट्स है। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक एसेट्स है, एसेट्स डेबिट से बढ़ता है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। एसेट्स क्यों, क्योंकि इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, और साथ में हमारी इनकम भी है। इनकम कहाँ से बढ़ता है, क्रेडिट से। इनकम क्यों है, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है लेकिन मिला नहीं है। ठीक है, एक्रूड का मतलब होता है बच्चों हमने सामने वाले को अपनी सर्विस दे दी है, या हमने उसके लिए कोई काम कर दिया है, या हमने उसको कोई गुड्स बेच दिए हैं लेकिन पैसे हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट जो है ये एसेट्स बन गई है क्योंकि हमें मिलने वाला है, और साथ में ये इनकम भी है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। इनकम क्यों है, क्योंकि हमें मिलने वाला है। ठीक है, बेशक नहीं मिला लेकिन मिलने वाला है। और इसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री आती है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इसको जल्दी से नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, और ये लास्ट एंट्री है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो बच्चों रेंट अगर हमें एडवांस में मिल गया तो इसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी, तो इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। कितने रुपए का, 100 रुपये का। चलो इसका भी थोड़ा समझते हैं अच्छे से। देखो बच्चों अगर कोई भी इनकम हमें एडवांस में मिल जाए, अब जैसे मैंने आपके लिए कोई काम नहीं किया लेकिन आपने मुझे कोई एडवांस में इनकम दे दी, तो आप मेरे को एक लायबिलिटी दे रहे हो। ठीक है, एक बात सोच के देखो, मैं आपसे फ़ीस ले लूँ पढ़ाने की और मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो उस वक्त मैंने एक लायबिलिटी ली अपने ऊपर। यहाँ पे मेरे ऊपर एक लायबिलिटी आई, मेरे ऊपर एक कर्ज आ गया है। ठीक है, तो जब हम किसी से एडवांस पैसा ले लेते हैं तो हमारे ऊपर उस काम को करने का बर्डन आ जाता है, बोझ आ जाता है हमारे ऊपर, तो यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट होती है हमारी। ठीक है, तो एडवांस में हमने रेंट ले लिया, इसका मतलब कि अभी तक किराएदार हमारे पास आकर रहा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमने एडवांस में उससे रेंट ले लिया है, तो अब हमें उसे 1 महीना पूरा रहने देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एक लायबिलिटी आ गई है कि हम उसको 1 महीना अपने मकान में रखें। ठीक है, तो यहाँ पर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ये एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी कहाँ से बढ़ता है, क्रेडिट से। और रेंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हम इससे हमारी इनकम को कम करेगा, ये हमारी इनकम को कम करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों, जैसे मुझे रेंट रिसीव हुआ, टोटल मिलाकर 8,000 रुपये। तो जब भी रेंट रिसीव्ड होगा तो रेंट एक इनकम है, मैंने इसको अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया होगा 8,000 रुपये से। लेकिन जब मुझे पता चलता कि 100 रुपये का तो एडवांस रेंट है, तो इस 100 रुपये को घटाना पड़ेगा। तो अकाउंट्स में घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ता है। ठीक है, तो अकाउंट्स में घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रेडिट का उल्टा डेबिट। तो इसीलिए हम यहाँ पर रेंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं,
क्योंकि जब हमें रेंट मिला तो हमने टोटल, मान लो 8,000 रुपये का रेंट मिला तो हमने टोटल 8,000 को क्रेडिट कर दिया। अब 100 रुपये इस साल का है ही नहीं, क्योंकि एडवांस में मिला है, एडवांस का मतलब वो नेक्स्ट ईयर का है, तो मुझे 100 रुपये घटाने पड़ेंगे। तो घटाने के लिए रेंट रिसीव यहाँ पे था, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब रिसीव हुआ था 8,000 तो हमने इसको क्रेडिट किया था। अब हमें 8,000 में से 100 रुपये घटाने हैं तो इसे डेबिट करना पड़ेगा। इसे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, ठीक बच्चों, समझ में आ गया। अब यहाँ पर रेंट की जगह पे मैं रेंट रिसीव लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, पता रहे कि ये एक इनकम है। अब समझ में आ गया कि रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि एक इनकम है और मुझे यहाँ पर अपनी इनकम को कम करना है। तो यहाँ पर जब हमें कोई रेंट एडवांस मिलता है तो एक लायबिलिटी बढ़ती है और साथ में हमारी इनकम भी कम हो जाती है, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं रहती। तो इनकम को कम करने के लिए हमें उसको डेबिट करना पड़ता है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।